जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण कला एवं दस्ता से रिलेटेड अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से 6 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों करीब 18 जो 6 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे शिक्षण कला एवं दक्षता से रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 में, उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो सवाल पूछा गया दोस्तों वह 14/9/2020 का ये पेपर है, शिफ्ट 1 में ये पूछा गया है। क्या सवाल है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो याद रखना है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षक विद्यार्थी संवाद है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। तो कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित जो है दोस्तों वह छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करके किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह प्रस्तुत किया गया था ब्लूम के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है। तो यह करता है स्कीमा। यह जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त है, तो स्कीमा वह शब्द है जो इसको क्या करता है दोस्तों, प्रतिबिंबित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों डिसकैलकुलिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो याद रखना है थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो याद रखना है बौद्धिक जो कौशल है वह संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यह है कौन सा, तो यह है आत्मसात। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खाली स्थान देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो यह कौन सा है, तो यह है दोस्तों एनसीटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है वह सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर क्या देता है दोस्तों, बल देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह जो है संबंधित है शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से यह संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो उच्चतम स्तर कौन सा है, तो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन है इसका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि शिक्षक प्रायः छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि प्रेरणा का क्या है दोस्तों, अभाव है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो याद रखना है सृजनात्मकता के सुधार हेतु यह किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो याद रखना है शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का जो
प्रयोग है वह बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है? तो याद रखना है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो अधिगम का परिणाम क्या है? तो कौशल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो यह कौन सा है? तो यह है गहन सोच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था, तो याद रखना है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है, तो इसे माना जाता है नाटकीय प्रविधि। तो अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को नाटकीय प्रविधि माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है? तो बाल्य अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? तो याद रखना है अवधारणाओं का ज्ञान यह भी दर्शाता है विशेषज्ञता, कौशल, शिक्षण कौशल भी दर्शाता है, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी के सभी जो है शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों का भावात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो यह होता है व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण और अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो यह होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, तो याद रखना है उद्देश्य का इनमें अंतर होता है शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल जो है मैथ से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूं। और नेक्स्ट जो सेट पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पूछा गया है वो 11/9/2020 को शिफ्ट 1 में पेपर पूछा गया। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो याद रखना है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है संवेग एवं संज्ञान, यानी इमोशन एंड कॉग्निशन एक दूसरे से खाली स्थान है, तो एक दूसरे से इंटर यानी सन्निहित, ये इंटर ओवन विथ होते हैं, यानी क्या होते हैं? सन्निहित होते हैं संवेग और संज्ञान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो एक शिक्षक को याद रखना है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? तो याद रखना है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही पूछा जा रहा है, तो याद रखना है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, यह जो है दोस्तों संरचनावादी अधिगम का यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतों में कौन सा सही है? तो याद रखना है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यानी लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण है इसका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है?
तो इसका परिणाम क्या है दोस्तों? तो इसका परिणाम है स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यानी इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो याद रखना है डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। यह गलत है, यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करता। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? तो शिक्षक क्या कर सकता है जटिल अवधारणाओं की समझ को सरल बनाने के लिए, यानी सरल और सहज बनाने के लिए? तो याद रखना, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान के द्वारा यह उसको क्या कर सकता है, जटिल समस्याओं को शिक्षक जो है सरल एवं सहज बना सकता है, यानी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी देती है? तो याद रखना है कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यह बढ़ावा देती है। और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, इसका यह किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह जेंडर बायस का उदाहरण है, कल भी यह सवाल आ चुका था, इसको VVI कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? याद रखना है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यह सबसे प्रभावशाली है दोस्तों पद्धति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक, देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो यह कहा था वाइगॉत्स। सामाजिक और सांस्कृतिक जहां पर आएगा आपको क्या टिक आउट करना है? ले वाइगॉत्स्की टिक आउट करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को, यानी याद रखना कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में यह जिक्र कर रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह कौन कर रहा है दोस्तों? तो यह कर रहा है संरक्षण यानी कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन यानी कक्षा समावेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत ध्यान? तो याद रखना है कि चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड लर्न डिफरेंटली, यानी बालकों का जो विकास होता है वह भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से वे क्या करते हैं, सीखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया, तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो याद रखना है एक अच्छा प्रेरक होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अ गुड मोटिवेटर। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है, तो याद रखना है समाज पर यानी सोसाइटी पर है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण का दायित्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है खाली स्थान के लिए, तो याद रखना है किसके लिए किया गया नवोदय विद्यालय की स्थापना? तो प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो याद रखना है उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स यानी प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ क्या है?
तो याद रखना है उपयोग की नकल का प्रभाव, यानी इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, शिक्षार्थी सुस्त होते हैं। कब सुस्त होते हैं? तो याद रखना व्याख्यान, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड में विद्यार्थी जो होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं? तो पैसिव होते हैं, याद रखना सुस्त होते हैं। नेक्स्ट है अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर, एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है एक भ्रमण हेतु किया जाता है, अन्य लोगों को कार्य करते देखने हेतु किया जाता है, क्रिया का अर्थ जानने हेतु किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी खाली स्थान है। तो याद रखना है स्व अध्ययन की आदत विकसित हो सके इसलिए क्या किया जाता है? होमवर्क दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है अधिगम के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे उसकी प्राथमिकताओं को उसकी जो प्राथमिकता है को अनुमति देनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थी को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे दोस्तों अगर शिक्षक होंगे तो उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। प्ले थेरेपी तो यह अपनाई जाती है दोस्तों टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ चिल्ड्रन, यानी बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। तो विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए इन कैलकुलेशन यानी इनकुलकेशन ऑफ वैल्यूज चेरिश बाय कंट्री, यानी देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता या समझती यदि वह क्या दोस्तों? तो याद रखना है जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करें। नेक्स्ट है अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है खाली स्थान के द्वारा। तो याद रखना है प्रशिक्षण के अनुवर्तन क्रियाकलाप अपनाकर, यानी प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो ऑफ प्रोसीजर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स डैट, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों महत्वपूर्ण है प्रत्येक शिक्षार्थी? तो याद रखना है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसे नहीं है, यह इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों? तो याद रखना है उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो सवाल है ये सब रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड सवाल है। हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर्स की जो पूछा गया है। तो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर्स का सवाल है वो 10/9/2020 को पूछा गया शिफ्ट 1 में। आइए देखते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE के, यानी इसका फुल फॉर्म याद रखना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या NCTE की कितनी है? 4 है। नेक्स्ट, यदि बच्चों में अंतर वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो वह याद रखना है क्या करना चाहिए शिक्षक को? तो उन्हें सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतर वैयक्तिक संबंधों की ओर क्या करे? प्रेरित करे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से कौन शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया? तो विवेकानंद के द्वारा शिक्षा को मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है। मानव व्यवहार का विकास खाली स्थान पर निर्भर करता है। याद रखेंगे दोस्तों मानव का जो व्यवहार है वह परिवार और परिवेश के विकास पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोठारी आयोग द्वारा कौन सी सिफारिश नहीं की गई थी? याद रखना 50% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए, यह कोठारी आयोग के द्वारा नहीं कहा गया था। कोठारी आयोग
को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव ये दिए गए हैं, तो देख लेना, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखना लॉजिक यानी तर्क शक्ति जो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बालक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं है? याद रखना फिजिकल एनवायरनमेंट यानी भौतिक वातावरण जो है बालक विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारकों में से नहीं शामिल है। नेक्स्ट, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा, यानी डिस्पाइज्ड जो चाइल्ड है संभावित व्यवहार कैसा होगा? तो यह हो जाएगा उदासीन यानी डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है क्या? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति का अध्ययन, यह कहलाता है ज्ञान मीमांसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू महायान, यानी महायान के अनुसार क्या है? तो महायान के अनुसार याद रखना है क्या था? इट इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ह्यूमन टू फाइंड द निर्वाण मार्ग, निर्वाण के बारे में आपने पढ़ा होगा। अलोन, अधिकतर मनुष्यों के लिए निर्वाण मार्ग अकेले ढूंढना मुश्किल है, यह महायान के अनुसार बोला गया है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो याद रखना जन्म से प्रारंभ हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो अभी मैंने बताया था यह दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण खाली स्थान होना चाहिए, तो चाइल्ड यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का तात्पर्य है तो इसका अर्थ होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं है? तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में आप इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट, जब एक भाषा के वाक्य में दूसरी भाषा के शब्द का प्रयोग होता है तो उसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वर्ड मिक्सिंग यानी शब्द मिश्रण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि खाना बनाना मर्दों का काम नहीं है, यह कथन सत्य है? याद रखना है डिमॉन्स्ट्रेट जेंडर बायस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधि नहीं है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में ये बोल रहा है? तो याद रखना है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? तो याद रखना है कौन सी है? शांत रहकर विद्यार्थियों की तरफ देखना यानी कीप काम एंड लुक एट स्टूडेंट, यह सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट है कठिन वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं, तो याद रखना है इन इफेक्टिव यानी निष्प्रभावी यह बनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मौन पठन की यह बात कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना फुसफुसाते हुए पढ़ना भी मौन पठन है, यह असत्य है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक का जनक है, तो सृजनात्मक का जनक किन्हें माना जाता है? तो यह माना जाता है ई पॉल टोरांस को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? तो यह दिया गया था हंटर आयोग के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की थी? मॉनिटर पद्धति विकसित किसने किया था? नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो सवाल है वो मैथ से पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट जो सेट पूछा गया वो 10/9/2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आइए इससे रिलेटेड सवाल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट सवाल है कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, किस समिति ने कहा था बिना बोझ के शिक्षा? तो यह कहा था प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? तो केरल। केरल में भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सकल नामांकन अनुपात क्या है दोस्तों? सर्वाधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान कौन सा है? तो याद रखना है लर्निंग पैराडिग्म और इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म, दोनों है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है? तो यह है नॉलेज यानी ज्ञान। नेक्स्ट हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? तो अभ्यास के लिए ड्रिल मेथड जो है सबसे उपयुक्त है, देख चुके हैं हम लोग इस मेथड को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? तो यह है हिस्ट्री। यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड ये सवाल है। प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होता है? तो प्रभावी जो शिक्षण है वह कैसे प्रदर्शित होता है? तो समस्या का समाधान करने की योग्यता के द्वारा, यानी संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा यह प्रदर्शित होता है प्रभावी शिक्षण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा अभियान 2008 संबंधित है? तो यह स्कूल एजुकेशन यानी विद्यालय शिक्षा से संबंधित है, समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? सबसे वांछित कौशल आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, यह सबसे वांछित कौशल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो याद रखना डेमोन्स्ट्रेटेड मेथड का, यानी प्रदर्शन विधि का प्रयोग करता है शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किसी बात को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, CAI किसका संक्षिप्त रूप है? तो CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण क्षमता को बढ़ाकर बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना है, यानी इंप्रूव देयर सोशलाइजेशन एंड परसेप्चुअल एबिलिटीज एंड प्रिपेयर फॉर देयर रेडीनेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया जाता है, बल दिया गया, तो यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया गया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। नेक्स्ट है, LEAP स्टैंड, यानी LEAP का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीडरशिप फॉर एकेडमियन प्रोग्राम, यानी लीडरशिप फॉर एकेडमियंस प्रोग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? याद रखना है सबसे पहले आएगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव में लेवल, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो याद रखना है विद्यालय स्तर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया था पाउलो फ्रीरे के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? तो टीचर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? याद रखना छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए वह टीचिंग एड का उपयोग करते हैं टीचर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का संबंध है। तो याद रखना सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, विविधताओं का सम्मान और सराहना करना और सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना, यह इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखना है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, यानी एनालिटिकल एंड सिंथेटिक का प्रयोग
प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? याद रखना है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, ये सभी के सभी जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? याद रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो क्या करते हैं? तो याद रखना है पुअर होम इन्वायरमेंट, यानी कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है? तो याद रखना है आइडियलिज्म में, यानी आदर्शवाद में जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पर कम महत्व दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला जो सवाल है मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट जो सेट पूछा गया है वह है 9/9/2020 को शिफ्ट 1 में। आइए इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखते हैं। तो सवाल है हमारा फर्स्ट है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो संबंध है वो ब्रेन से यानी मस्तिष्क से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है आपसे पूछ रहा है। याद रखना है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। कौन सा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह बहुत फेमस कथन है, सभी लोग जानते होंगे। कौन थे ये? स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कहा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक शिक्षण चुनौतीपूर्ण क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यह सबसे चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी शिक्षक के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो याद रखना है ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का एक मनोविज्ञान है शिक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां क्या हो? तो याद रखना है खेलने और गाने की आजादी हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, यह कहलाता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सीखने के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को आपको पहचानना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी याद रखना सब सही दिए गए यहाँ पर। यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यह सही है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, यह भी सही है। और सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, यह भी सही है। RMSA मीन्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है राष्ट्रीय माध्यमिक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट और VBI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट इसको कर लेंगे। नेक्स्ट CCE मीन्स क्या होता है? CCE मीन्स क्या होता है? याद रखना CCE मीन्स होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कल भी यह सवाल आया हुआ था, रिपीटेड सवाल है, आप देख सकते हैं। CCE का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है ब्लूम की टैक्सानॉमी। देखिए ब्लूम से रिलेटेड मैंने आपको बोला है कि ब्लूम से रिलेटेड आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य आपको पहचानना है कि कौन सा असत्य है। तो याद रखना है कि इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया, बाकी सब सही दिया गया। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, भूजल संसाधन शिक्षा के संसाधनों में सम्मिलित नहीं किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? याद रखना है दोस्तों कि विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यह भी रिपीटेड सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। याद रखना 11 नवंबर को यह मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह भी रिपीटेड सवाल है। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है, तो कौन इसमें शामिल नहीं है, तो याद रखना है बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन यह यानी ओनली रिटेन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन यह इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है मेरा विद्यालय शीर्षक लेखक राजू द्वारा लिखा गया है, लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी है, राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी, तो कौन सा टिप्पणी उचित होगा आपको बताना है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणीय अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है यानी पेडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड के ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है पाउलो फ्रेडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शिक्षक साथी है, तो शिक्षक साथी है तो याद रखना है शिक्षण सहयोग संदर्शिका यानी लर्निंग फैसिलिटेशन मैनुअल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है, तो अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति कौन सा है, तो यह है फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है, तो याद रखना रेलवे स्टेशन, यह समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। देखिए इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है, याद रखना है असेसमेंट बाय टीचर यानी शिक्षकों द्वारा आकलन, यह आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है, गलत आपको पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, यह इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मदर टंग यानी मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है, तो याद रखना है बायोलॉजिकल पहलू की उपेक्षा की गई है। VBI सवाल है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा सवाल है नेक्स्ट जो सवाल है वो रीजनिंग और मैथ से पूछा गया है सवाल है। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अब जो है दोस्तों आज के डिस्कशन का हम लास्ट सेट डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो यह पूछा गया शिफ्ट 3 में 9/9/2020 को। सवाल है शिक्षण शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है, तो शिक्षण शास्त्र जो है यानी पेडागोजी है जो है किससे संबंधित है मुख्य रूप से, तो टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन एनी टैलेंटेड चिल्ड्रन, किसी प्रतिभाशाली बालकों में क्या होना चाहिए, याद रखना है कंसंट्रेशन अकर्स यानी एकाग्रता होती है किसी प्रतिभाशाली बालकों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो ये किसके द्वारा यह बढ़ावा दिया गया था दोस्तों, तो यह बढ़ावा दिया गया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, तो वह है विजुअल यानी चाक्षुष से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विजुअल जो है सीखने की शैली का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, तो याद रखना है यह एनालिटिक यानी विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। ग्रेडिंग जो आप सुनते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीखने की गति निर्भर करती है, तो यह गति निर्भर करती है अध्येता की रुचि पर यानी लर्नर्स इंटरेस्ट पे, क्यूरियोसिटी बाय द लर्नर्स एंड लर्नर्स मोटिवेशन, ये तीनों पे डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरणों को भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे गृह कार्य देंगे यानी उन्हें होमवर्क देंगे। विल रिपीट द ओल्ड इन्फॉर्मेशन, पुरानी जानकारी दोहराएंगे और नवीन परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का प्रयोग कराएंगे। ये सभी के सभी करेंगे आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, करके सीखना क्यों उपयोगी है, याद रखना है बच्चे करके अच्छे से समझते इसलिए करके सीखना जरूरी है यानी चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर बाय डूइंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बोथ ए एंड बी को यानी कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम और इंक्वायरी बेस्ड यानी पूछताछ आधारित शिक्षा। यह पहले भी सवाल आ चुका है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बच्चों को अपनी पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने में शिक्षक को आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है,
कि मोटिवेट द चाइल्ड, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो याद रखना है कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। याद रखेंगे बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। मौलिक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इनमें से पूरा किया जाता है। तो याद रखना है क्लासरूम यानी वर्ग कक्षा में इसे पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय वस्तु का विशेषज्ञ होना चाहिए जिसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो याद रखना इसमें शामिल है कमांड ओवर द सब्जेक्ट, द एबिलिटी टू कन्वे नॉलेज, द एबिलिटी टू अप्लाई आइडियाज फॉर वन डिसिप्लिन टू अनदर। ये सभी के सभी शामिल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो याद रखना है छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के ज्ञान निर्माण में सहायता के क्रम में शिक्षकों को केंद्रित होने की आवश्यकता है। तो याद रखना है सक्रिय भागीदारी हेतु शिक्षा को शामिल करना, यह होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि एक शिक्षक कक्षा के प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं समांजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है, तो वह क्या कर रहा है। तो याद रखना अधिगम के लिए आकलन कर रहा है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। याद रखना असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तीनों आपको कवर करके जाना है। काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है यानी कम्युनिकेटिंग आइडियाज इन द क्लासरूम डिपेंड्स, किस पे निर्भर करता है। तो यह निर्भर करता है ऑन सब्जेक्ट डिफिकल्टी, विषय की कठिनाई पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। तो यह है प्रॉब्लम अवेयरनेस यानी समस्या जागरूकता, यह समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि युवा शिक्षार्थियों को कक्षा के साथियों के साथ सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि क्या हो। तो याद रखना वे पाठ्य अवधि में सामाजिक कौशल सीखते हैं यानी दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें क्या हो। तो याद रखना छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करे, यह जो है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए। तो क्यों पूछना चाहिए, तो याद रखना है यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, बिल्कुल सही है, यह हो सकता है। यह जानने के लिए छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा है और कितना है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात तो उसकी समझ में आ रही है या नहीं, ये सभी के सभी जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है। तो याद रखना है सूक्ष्म शिक्षण का गुण कौन सा नहीं है, तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लर्निंग सिचुएशन यानी शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, या सूक्ष्म यानी माइक्रो टीचिंग का गुण नहीं है। नेक्स्ट हमारा सवाल है सीखने का उपयुक्त अर्थ क्या है, लर्निंग इज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना मॉडिफिकेशन इन, पहले भी ये सवाल आ चुका है, देखिए व्यवहार का परिमार्जन, यही है सीखने का उपयुक्त अर्थ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन यानी परिकल्पना निर्माण समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से विषयों का सबसे प्रत्यक्ष अनुभव यही है, कौन सा, तो फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट हमारा सवाल है शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन एंड आंसर मेथड यानी प्रश्नोत्तर विधि को जाना जाता है शिक्षण की सुकराती यानी सॉक्रेटिक मेथड को। नेक्स्ट हमारा सवाल है शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखना है शिक्षण विधि नहीं है, जबकि टीचर है। इसमें पहले भी ये सवाल आ चुका है, VVI सवाल है, देखिए कितने बार ये सवाल पूछ चुका है। टीचिंग मेथड ये त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, जबकि शिक्षक छात्र और विषय वस्तु इसके केंद्र बिंदु है। सहकारी अधिगम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं, ये आपसे पूछ रहा है। किसका, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह है कोऑपरेशन यानी सहयोग, सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका माना जाता है। नेक्स्ट एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करे। तो अ गुड टीचर कौन सा होता है, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को, वह एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्न में से कौन सा अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। तो याद रखना ग्रुप डिस्कशन यानी समूह पर
परिचर्चा जो है वह अधिक सहभागी और छात्र केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो याद रखना है द प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर, यानी शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर यह निर्भर करता है। यह भी रिपीटेड सवाल है, VVI सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षार्थियों से आप किस प्रकार के प्रश्न करना पसंद करेंगे, तो याद रखना है जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े वैसा प्रश्न आप पूछेंगे शिक्षार्थी से। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो स्टूडेंट्स सराउंडिंग का, छात्रों के परिवेश का उसमें ध्यान रखा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरी खूबियां क्या है, तो याद रखना है इन्वॉल्विंग पार्टिसिपेशन ऑफ मैक्सिमम सेंसर, यानी अधिगम इंद्रियों की भागीदारी सबसे जरूरी खूबियां हैं अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि एक अच्छे परीक्षण में नहीं होना चाहिए, यानी अ गुड टेस्ट शुड नॉट हैव, क्या नहीं होना चाहिए, तो याद रखना है विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।